हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड पे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करो। आज ही के दिन इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसे भी चेकआउट कर लेना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में जो स्टॉक मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली उसे डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या हो सकती है उसे डिस्कस करेंगे। कहाँ पर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और कहाँ पर एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर मोमेंटम या स्ट्रेंथ है उसे भी डिस्कस करेंगे। और कहाँ पर कुछ ना करके वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इसे भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरी निजी राय है या सोच है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी या रिसर्च करें। एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर कोई सेक्टर अच्छी खासी स्ट्रेंथ और रेजिलेंस शो कर रहा है, नंबर वन सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। अब बाय दी हेल्थ केयर सेक्टर से मेरा मतलब हॉस्पिटल सेक्टर, क्योंकि दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी सारे सब सेक्टर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हेल्थ केयर सेक्टर इंक्लूड अदर सब सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइस, क्लिनिकल ट्रायल, टेलीमेडिसिन एंड मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंश्योरेंस। आप फार्मा सेक्टर को चाहे तो हेल्थ केयर का सब सेक्टर मान सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में मोमेंटम चेज करना चाहते हो तो बेसिकली आप फार्मा सेक्टर्स को आपके लिए अवॉइड कर सकते हो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल हॉस्पिटल स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट के को लेकर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा ओवर द पीरियड ऑफ 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 साल और 5 साल के परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे दोस्तों। पर हम सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट को ही स्टडी करेंगे, फंडामेंटल एस्पेक्ट, वैल्यूएशन एस्पेक्ट आप खुद स्टडी कर लेना। फर्स्ट स्टॉक जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऐसे गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने हरे निशान में क्लोजिंग दी। 1 वीक का परफॉर्मेंस चेक किया जाए तो 1 वीक में लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली। 1 मंथ में 7% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 1 साल में लगभग 5% की रिटर्न आप दोस्तों देख सकते हो। लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हो कि 5 साल में लगभग पैसा 5 गुना हो चुका है। सेकेंड सेक्टर जो शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म मोमेंटम इन्वेस्टर के रडार पर हो सकता है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशली व्हेन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट इज बेरिश। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर डिफेंसिव प्ले बन सकता है। कीपिंग इन माइंड एंटायर बैंकिंग सेक्टर इज करंटली एंजॉइंग वैल्यूएशन कंफर्ट और टैरिफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ का मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पर। बैंक लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और SBI माइट बी ऑन द डिफेंसिव इन्वेस्टर्स रडार। चाहे तो आप NBFC जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और म्यूथुट फाइनेंस जैसे NBFCs को भी अपने स्टडी में शामिल कर सकते हो। और एक सेक्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों के रडार पर होगा वो है FMCG सेक्टर। जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेंसिव नेचर सेक्टर इज़ नॉट दैट मच अफेक्टेड बाय द ट्रेड वॉर। इस सेक्टर को भी आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। अभी इस सेक्टर के कुछ मेजर प्लेयर्स की बात की जाए तो दोस्तों आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी स्टडी कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर में फ़िलहाल तो ग्रोथ की कमी नज़र आ रही है और कंपेयर टू द वैल्यूएशन ग्रोथ वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही, इसलिए स्टॉक प्राइस ने पिछले कुछ 5 साल में उतना कुछ खास इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। लेकिन इसके प्रोडक्ट बास्केट दोस्तों बहुत ही कमाल के हैं। अगर आप देखोगे पॉन्ड्स से लेकर पेप्सोडेंट, लक्स हो, एक्स हो, ये बहुत सारे प्रोडक्ट, इसके लिप्टन ग्रीन टी हो, हॉर्लिक्स हो, ये बहुत सारे प्रोडक्ट कमाल के प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट बास्केट में है। लेकिन प्रोडक्ट बास्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है। अगर एक भी प्रोडक्ट बास्केट में से प्रोडक्ट में की डिमांड कम होती है तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रूरल इकोनॉमी रिवाइव होगी और मिडिल क्लास इनकम बढ़ेगी और जिस तरह से रिसेंट बजट में आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को जिस तरह से टैक्स एग्जेम्पशन दिया है गवर्नमेंट ने, 12 लाख तक जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला है, इसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट FMCG सेक्टर पर देखने को मिल सकता है दोस्तों।
नेक्स्ट वन ऑन रडार, आप मारिको को भी रडार पर रख सकते हो। मारिको में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट जैसे कि पैराशूट तेल, आपने पैराशूट ऑयल देखा होगा, इसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बनी रहती है। लेकिन सेटवेट की भी डिमांड अच्छी खासी, लिवान की भी डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये सारे प्रोडक्ट जो कि पॉपुलर ब्रांड्स और पॉपुलर प्रोडक्ट है, मारिको की प्रोडक्ट लिस्ट में मौजूद है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेस्ले के बारे में। नेस्ले को भी रडार पर रख लेना। फिलहाल नेस्ले की ग्रोथ वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही, इसलिए उसी वजह से स्टॉक प्राइस ने काफ़ी सालों तक अंडर परफॉर्म किया। चाहे नेस्ले की मैगी हो, नेस्ले की बाकी सारे प्रोडक्ट्स हो, बेबी प्रोडक्ट्स, स्पेशली नेस्ले का बेबी प्रोडक्ट में मार्केट शेयर काफ़ी कमाल का है और स्ट्रॉन्ग मोनोपोली फिलहाल अभी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टॉक अगर आप कोई स्टडी कर सकते हो तो वो है वीबीएल ने कंपेयर टू द अदर एफएमसीजी सेक्टर्स, अदर एफएमसीजी स्टॉक वीबीएल ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अगर इनकी प्रोडक्ट लिस्ट की बात की जाए तो फिलहाल स्टिंग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और बहुत सारे ना ही सिर्फ स्टिंग, पेप्सी और 7 अप जैसे गर्मी की वजह से इन प्रोडक्ट्स की भी खपत और इस प्रोडक्ट को की भी खपत और इस प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ सकती है। तो हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर हमको कमाल की देखने को मिले। नेक्स्ट वन इज़ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर वीबीएल के बाद किसी एफएमसीजी सेक्टर शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक कंसर्न देखने को मिल सकता है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो टाटा टी है यानी टेल टी, जो यूएसए में सबसे 4th लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉफ़ी ब्रांड इन यूएसए है, पर आप जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़े बहुत असर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन आप ब्रिटानिया को भी स्टडी कर लेना। इसके भी प्रोडक्ट बास्केट बहुत सारे कमाल के, खासकर इनके बेकरी प्रोडक्ट्स कमाल के देखने को मिलते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी आप स्टडी कर लेना। इनके भी प्रोडक्ट बास्केट में काफ़ी सारे कमाल के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं दोस्तों और इनकी डिमांड भी बढ़िया है। हो सकता है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अच्छा खासा परफॉर्म कर जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ऐसे सेक्टर के बारे में जो स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के फिलहाल रडार पर हो सकता है। किस सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही कैपिटल मार्केट सेक्टर के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, फिलहाल मार्केट में डर का माहौल है और बेरिश फेज चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक एक्सेप्ट बीएसई काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही बाज़ार के सेंटिमेंट्स, मार्केट के सेंटिमेंट बदलेंगे तो यही स्टॉक आपको 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड होते हुए नज़र आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड के कुछ सब सेक्टर्स के बारे में कि स्टॉक्स को आप रडार पर रख सकते हो दोस्तों। आप चाहे तो दोस्तों स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री को रडार पर रख सकते हो। जैसे कि लिस्टेड स्पेस में आपके पास एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल को आप स्टडी कर सकते हो, नोवामा वेल्थ को आप स्टडी कर सकते हो। डिपॉजिटरी सर्विसेज लाइक CDSL को भी आप स्टडी कर सकते हो। ऊपर से अच्छे खासे डिस्काउंट में करेक्शन के साथ मौजूद है और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी दोस्तों नज़र आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी आप स्टडी कर सकते हो। जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि BSE स्टॉक्स वापस से आपको भागते हुए या तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड सेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है के बारे में। ये एक थीम आपको एक मेगा ट्रेंड की तरह उभरते हुए नज़र आ सकती है दोस्तों। अगले आने वाले 10 साल में एक सेक्टर्स मेगा ट्रेंड की एज ए मेगा ट्रेंड के तौर पर उभरता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में म्यूचुअल फंड अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस है। काफ़ी सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता भी नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी नहीं। इतने सारे डीमैट अकाउंट ओपनिंग होने के बावजूद, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स नए अकाउंट ओपन होने के बावजूद भी, SIP शुरू होने के बावजूद भी देयर आर काउंटलेस हाउस होल्ड कि जिनके पास ना ही म्यूचुअल फंड में SIP है और ना ही उनके पास कोई डीमैट अकाउंट है। सो हो सकता है दोस्तों, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हर किसी घर में किसी एक ना एक शख्स के पास बैंक अकाउंट है, उसी तरह से हो सकता है आने वाले कुछ 10 सालों में हम देख पाएगी हर किसी इंडिविजुअल
इंडिविजुअल का एक अपना ब्रोकरेज अकाउंट हो, हर एक इंडिविजुअल का अपनी एसआईपी चल रही हो, या हर एक इंडिविजुअल का डीमैट अकाउंट हो। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी, लोगों में अवेयरनेस आता जाएगा। आप जैसे ही हम पुराने लोगों से बात करते हैं तो वो आपको सीधे साफ मना करते हैं कि नहीं भाई, स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं करना, स्टॉक मार्केट जुआ है। क्योंकि दोस्तों उनकी मेंटेलिटी वैसी बन चुकी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन रिप्लेस करेगी, जो कि काफ़ी ओपन माइंडेड होगी। तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लो देखने को मिले। अभी फ़िलहाल दोस्तों सेक्टोरल रोटेशन की वजह से या स्टॉक मार्केट में बीरिश फेज चल रहा है, इसी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसी वजह से काफ़ी स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक जैसे म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक हो, ब्रोकरेज रिलेटेड स्टॉक फर्म्स, ब्रोकरेज फर्म हो, या CDSL जैसी डिपॉजिटरी सर्विसेज हो, या म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड बिजनेस हो, काफ़ी बुरे परफॉर्म करने को देखने को मिल रहे हैं। ये आप आपदा में अवसर देख सकते हो दोस्तों। ये एक आने वाले अगले 10 सालों में दोस्तों म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म हो, CDSL हो, BSE हो सकता है मेगा ट्रेंड का एक हिस्सा बनकर उभरे। तो यहाँ पर वेल्थ जनरेशन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों देखने को मिल रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आप स्टडी कर सकते हो, जो कि लिस्टेड स्पेस में मौजूद जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, निपॉन इंडिया को आप स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। इस इंडस्ट्री को भी आप स्टडी कर सकते हो। चाहे तो आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है और ट्रांसफ़र एजेंसी है, जैसे कि कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजी को भी आप स्टडी में शामिल कर सकते हो। आप कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रख सकते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ स्टोरी अनफोल्ड। नंबर वन सेक्टर दोस्तों IT सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जिसने हिस्टोरिकली बहुत सारे इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके दी है। लेकिन फिलहाल इस सेक्टर को इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर वेट एंड वॉच के कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे। रीज़न को डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या हालत है जिसके वजह से ये वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखना मुनासिब होगा। रीज़न नंबर 1 दोस्तों, हेवी डिपेंडेंस ऑन US। जैसा कि आपको पता है देयर इज ट्रेड वॉर गोइंग ऑन। अगर ट्रेड वॉर के चलते US इकोनॉमी पर रिसेशन का खतरा मंडराता है या US इकोनॉमी पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका सीधा साफ असर इंडियन IT सेक्टर्स को फेस करना पड़ता है। रीज़न नंबर 2, फिलहाल कुछ दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा का विषय बना हुआ है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव ऑन दी ट्रेडिशनल IT कंपनीज। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट को भी ट्रैक करना होगा दोस्तों, ना सिर्फ एक क्वार्टरली रिजल्ट बल्कि आने वाले 3 क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करना होगा। इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा ट्रेडिशनल IT कंपनीज को। नंबर 3, वैल्यूएशन कंसर्न। ऊपर से इतने प्रतिशत डिस्काउंट के साथ होने के बावजूद, इतनी गिरावट होने के बावजूद भी फिलहाल निफ्टी IT लिटिल बिट ऑन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अगर मीडियन PE की बात की जाए तो 20 के आसपास मीडियन PE बनता है, लेकिन फिलहाल निफ्टी IT 25 के PE पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो हिस्टोरिकल मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू देखे जाए तो लगभग 6 के आसपास हिस्टोरिकल मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू है लेकिन फिलहाल निफ्टी IT 6.8 to 7 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर निफ्टी IT का चार्ट भी देख सकते हो दोस्तों, ऊपर से 27% के गिरावट के साथ में फिलहाल मौजूद है। फिलहाल निफ्टी IT अपने सपोर्ट के आसपास है। सेकेंड सेक्टर ऑटो एंसिलरी, और एक सेक्टर जो इन्वेस्टर के वेट एंड वॉच कैटेगरी में रहेगा वो है ऑटो एंसिलरी और ऑटो सेक्टर। बिकॉज USA ने इंडियन ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया है। सो इंडियन कंपनीज़ के लिए USA में सेल करना उतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों। इससे टॉप लाइन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आने वाले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने पड़ेंगे दोस्तों टू ट्रैक द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ US टैरिफ ऑन इंडियाज ऑटोमोबाइल सेक्टर। बट स्टिल वन पॉजिटिव न्यूज़ विथ ऑटो सेक्टर इज वैल्यूएशन कंफर्ट सीन इन द निफ्टी ऑटो अनलाइक निफ्टी IT विच इज़ स्टिल बिट ओवर वैल्यूड। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग इनसाइट मिस ना करो।